तो आज हम एक ऐसी रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे लोकतंत्र की नींव से जुड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया की वोटर रजिस्ट्रेशन लिस्ट्स के बारे में। ऐसे शॉकिंग क्लेम्स और डेटा सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि इस वोटर लिस्ट सिस्टम को शायद मैनिपुलेट किया जा रहा है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस मैकेनिज्म को समझते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि कोई वोटर ऑफिशियली डेड यानी मृत घोषित कर दिया जाए, वो भी तब जब वो पूरी तरह से जिंदा हो और अपना वोट डालने पोलिंग बूथ पर खड़ा हो? सुनने में किसी मजाक जैसा लगता है ना, लेकिन सोर्स मटेरियल से एक ऐसी ही अजीब घटना सामने आई है जो जमीनी हकीकत की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। मुंबई की रहने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सीमांतनी धुरू का केस ही ले लीजिए। दिसंबर 2023 में उन्हें एक ब्रांड न्यू वोटर आईडी कार्ड मिलता है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मई 2024 में जब वो अपना वोट कास्ट करने पोलिंग बूथ पहुंचती हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनका नाम तो लिस्ट से ही काट दिया गया है। और वजह, वोटर आईडी मिलने के ठीक 1 महीने बाद जनवरी में किसी अनजान एप्लीकेशन ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। जी हां, डेड। अब ये एप्लीकेशन आखिर दी किसने थी? रिकॉर्ड्स में केवल शाह नाम के किसी व्यक्ति का जिक्र है जिसे ट्रेस करना बिल्कुल नामुमकिन है। इस एप्लीकेशन पर ना तो कोई पूरा एड्रेस था और ना ही कोई फोन नंबर, जो कि लीगली भरना मैंडेटरी होता है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस मिसिंग डिटेल्स वाले फॉर्म पर सिर्फ 7 दिन के अंदर एक्शन ले लिया गया, बिना किसी डेथ सर्टिफिकेट को चेक किए। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर ग्राउंड लेवल पर इतनी बड़ी चूक होती कैसे है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें इलेक्टोरल ब्यूरोक्रेसी के फ्रंट लाइन पर जाना होगा, यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स, जिन्हें हम आम भाषा में BLOs कहते हैं। ये ज्यादातर सरकारी या सेमी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जैसे स्कूल टीचर्स या पोस्टमैन। इनका मेन काम जमीन पर उतरकर इन वोटर डिटेल्स को फिजिकली वेरीफाई करना होता है। एक तरह से यही वो अहम कड़ी हैं जो पेपर और रियलिटी के बीच का सच बता सकते हैं। अब देखते हैं कि ये ऑफिसर्स एक्चुअली काम किन टूल्स के साथ करते हैं। देखिए, पूरा सिस्टम मुख्य रूप से 2 फॉर्म्स पर टिका हुआ है। फॉर्म 6, जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ने के लिए होता है, और फॉर्म 7, जो किसी नाम को हटाने यानी डिलीट करने के काम आता है। यही वो 2 कागज हैं जो डिसाइड करते हैं कि इलेक्शंस में कौन वोट देगा और कौन नहीं। वैसे इलेक्शन कमीशन किसी का भी नाम हटाने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव अप्रोच रखता है। किसी भी वोटर का नाम फॉर्म 7 के जरिए हटाने के सिर्फ 4 लीगल रीजंस हैं। पहला, वोटर की डेथ हो जाना। दूसरा, वोटर का परमानेंटली एड्रेस बदल जाना। तीसरा, एक ही वोटर की 2 अलग जगह एंट्री होना। और चौथा, अगर वोटर अपने बताए गए एड्रेस पर ना मिल सके। बस यही 4 वैलिड रीजंस हैं। इसके अलावा सिस्टम में कुछ और भी बेहद स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स मौजूद हैं। जैसे ही कोई फॉर्म 7 भरता है, उस वोटर के घर एक ऑफिशियल नोटिस भेजा जाता है। जवाब देने के लिए पूरे 15 दिन का वक्त मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, BLO के लिए ये मैंडेटरी है कि वो खुद वहां जाकर ग्राउंड वेरिफिकेशन करें। मतलब सिर्फ कागज देख पर या हवा में किसी का नाम नहीं काटा जा सकता। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। जब इन रूल्स की किताब से निकलकर बाहर ग्राउंड रियलिटी की तरफ देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। न्यूज़ आउटलेट्स की तरफ से किए गए इन्वेस्टिगेशंस दर्शाते हैं कि रूल बुक्स में लिखे इन स्ट्रिक्ट रूल्स और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। चलिए इसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश के डेटा पर नजर डालते हैं। मेरठ लोकसभा सीट का ये डेटा वाकई हैरान कर देने वाला है। यहां जीत का फाइनल मार्जिन था लगभग 10,500 वोट्स। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्शन से ठीक पहले लगभग 61,000 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। ये नंबर जीत के मार्जिन से 6 गुना ज्यादा है। ये इतना बड़ा वॉल्यूम है जो इजीली किसी भी इलेक्शन के फाइनल आउटकम को कंप्लीटली पलट सकता है। अब वही सवाल वापस आता है, बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन के लीगली इतने नाम आखिर कट कैसे सकते हैं? इस पर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशंस में BLOs ने जो खुलासे किए वो इस पजल को सॉल्व कर देते हैं। एक BLO के मुताबिक लोकल पॉलिटिकल फिगर्स उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं। उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर MLAs की भेजी गई चिट्ठियों पर जल्दी काम नहीं हुआ तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। चूंकि BLOs सरकारी सिस्टम के अंदर काम करते हैं, इस फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का फायदा उठाकर उन्हें आसानी से दबाव में लाया जा रहा है। और हाँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ डिलीशंस तक ही लिमिटेड नहीं है। बोगस एडिशंस यानी फर्जी नाम जोड़ने के केसेस भी उतने ही एक्सट्रीम हैं। सोर्स मटेरियल में मेरठ की शिवाजी कॉलोनी का एक केस हाईलाइट किया गया है, जहां एक ही घर में 48 रजिस्टर्ड वोटर्स पाए गए। और इसमें सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इन 48 लोगों में से सिर्फ एक महिला है। ये इस बात का क्लियर प्रूफ है
कि बिना वेरीफाई किए फॉर्म 6 भी किस तरह से ब्लाइंडली पास किए जा रहे हैं। अब दिल्ली चलते हैं और इस मुद्दे के एक और पहलू को समझते हैं। एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली के खजूरी खास इलाके में डिलीटेड वोटर्स की एक लिस्ट को क्लोजली एनालाइज किया गया। इस डेमोग्राफिक ब्रेकअप को देखिए। जो नाम हटाए गए उनमें से लगभग 90 वोटर्स एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से आते थे, जबकि बाकी कैटेगरीज में सिर्फ 2 थे। ये डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर्स उन दावों को हवा देते हैं कि शायद डिलीशंस स्पेसिफिकली कुछ डेमोग्राफिक्स को टारगेट करके किए जा रहे हैं। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये बल्क डिलीशंस फॉर्म आखिर भर कौन रहा है और क्या ये लीगल है? बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन का मैनुअल बिल्कुल क्लियर है। इसका पैरा 11.3.2 साफ कहता है कि कोई भी एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन थोक के भाव में यानी बल्क में फॉर्म्स जमा नहीं कर सकता। लेकिन इन सख्त नियम के होने के बावजूद आजकल पॉलिटिकल पार्टीज खुलेआम एक दूसरे पर यही हजारों फॉर्म्स एक साथ जमा करने का आरोप लगा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप काफी तेजी से चल रहे हैं। जैसे कि एक पार्टी ने क्लियर क्लेम्स किए हैं कि उनके विरोधियों ने दिल्ली की कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हजारों डिलीशन फॉर्म्स एक साथ सबमिट किए। देखिए, यहां मकसद किसी की साइड लेना बिल्कुल नहीं है। गोल सिर्फ ये हाईलाइट करना है कि दोनों तरफ से ये आरोप लग रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस डिलीशन लूप होल का एक्सटेंसिवली पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन पार्टीज को पता कैसे चलता है कि किस नेबरहुड को टारगेट करना है। इस स्ट्रैटेजी की चाबी छिपी है एक और अहम डॉक्यूमेंट में, फॉर्म 20। ये फॉर्म किसी भी बूथ पर किसको कितने वोट मिले इसका कंप्लीटली ओपन डेटा देता है। पॉलिटिकल एजेंट्स इस डेटा का आसानी से एनालिसिस करके समझ जाते हैं कि किस मोहल्ले ने उनकी विरोधी पार्टी को पिछली बार वोट दिया था, और फिर एलिजिडली उन्हीं नेबरहुड्स को फॉर्म 7 का यूज करके सिस्टमैटिकली टारगेट किया जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस में जिसके पास ज़्यादा लोग और रिसोर्सेज हैं वो बाजी मार लेता है। रूल्स के हिसाब से बूथ लेवल एजेंट्स हर रोज 10 एप्लीकेशंस लीगल तौर पर जमा कर सकते हैं। अब इस डेटा टेबल को ही देख लीजिए। जिस पार्टी की बूथ प्रेजेंस मैक्सिमम होती है उसको इस लीगल लूप होल में एक अनडिनाइबल सिस्टेमिक एडवांटेज मिल जाता है। एक तरफ 98 एजेंट्स और दूसरी तरफ प्रैक्टिकली 0। ये फर्क ग्राउंड लेवल मैनिपुलेशन को बहुत आसान बना देता है। तो इन सारी अनियमितताओं और ब्यूरोक्रेटिक लूप होल्स को देखने के बाद अब आगे क्या? वोटिंग अधिकार को बचाने के लिए आखिर क्या एक्शनेबल स्टेप्स लिए जा सकते हैं? आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल टेकअवे यही है कि पोलिंग डे का इंतजार करना ठीक नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर फाइनल इलेक्टोरल रोल में नाम वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अगर नाम मिसिंग हो या डिटेल्स गलत हो तो बिना देरी किए फॉर्म 6 या फॉर्म 8 सबमिट कर देना चाहिए। सिस्टम एरर से बचने के लिए हर नागरिक का प्रोएक्टिव होना अब एक नेसेसिटी बन चुका है। इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करेंगे। हर इलेक्शन का नतीजा उन लोगों द्वारा तय किया जाता है जो एक्चुअली वोट डालने आते हैं। इन सरकारी मशीनरियों और उनके लूप होल्स को समझना जरूरी तो है, पर हमें ये भी सोचना चाहिए, क्या ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम निराश होकर पीछे हटने पर मजबूर करता है या फिर सिविक विजिलेंस यानी नागरिक सतर्कता को और भी ज्यादा जरूरी बना देता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर जरूर विचार होना चाहिए। इस इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वोटर आईडी को समय पर वेरीफाई करना ही इसका सबसे बेहतर समाधान है।